हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड ये अपडेट है। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2020 का है, जो कि 2020 में करवाया गया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी में पेपर। उसी पेपर को आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं और लेकर के आया हूँ। दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवा दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर 2012 का, 2014 का, 2015, 16, 17, 19 और आज ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ये 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे शेयर करना था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाएंगे। कम से कम वीडियो देख लेंगे तो आप मान के चलिए कि 2-4 क्वेश्चन अन्य बच्चों से आप आगे रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे बिना देर किए आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन अधिनियम मीन्स की रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकृत के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसको कब प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों जो लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा जो इसका आंसर मार्क किया गया था वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। किसी भी समय उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मीन्स की अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट के अंतर्गत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन अधिनियम मीन्स की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट के अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशाली होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर इन्होंने मार्क किया है ऑप्शन नंबर ए, मूल रजिस्ट्री के दिनांक से यहाँ पे प्रभावी होगा। जिस दिन से पहला रजिस्ट्रेशन हमारा होगा, जिस दिन से मूल रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन से इसको प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ रहा है कोर्ट फीस एक्ट से, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कोर्ट फीस एक्ट है। उसको भी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे करवाया है, आप चाहेंगे तो उसका भी एमसीक्यू है, लगभग 100 एमसीक्यू है, उसको भी आप देख लेंगे तो आपका कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोर्ट फीस एक्ट की बात करते हैं। कोर्ट फी अधिनियम की धारा 7 सब क्लॉज 10 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में न्यायालय शुल्क देय होगा। अब ये किस प्रकार का देय होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो मार्क किया गया है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिफल के राशि के अनुसार ही यहां पे मार्क किया जाएगा कोर्ट फीस जो होगा। जितना आपका प्रतिफल होगा उसी के राशि में आपका कोर्ट फीस लगेगा, उससे ज्यादा आपका कोर्ट फीस नहीं लगेगा। क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। कोर्ट फी अधिनियम 1870 की धारा 19 से संबंधित है। अब देखिए ये केस से सेक्शन वाइज पूछ दिया है कि किससे संबंधित होगा, तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। कतिपय दस्तावेजों को न्याय शुल्क से छूट के बारे में यहाँ पे बताया गया। कुछ मामलों में न्याय शुल्क जो होता है, जो कोर्ट फी होता है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। दोस्तों जब हम लोग सीपीसी भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी होता है, जैसे अकिंचनवाद हम लोग फाइल करते हैं ऑर्डर 33 वगैरह में, तो वो सारी चीज़ों वहाँ पे आपको रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटेवारों की नियुक्ति से संबंधित है? मीन्स कि जो कोटवारे होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा और यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 230 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? अब इसके अंतर्गत किसको राजस्व अधिकारी नहीं माना गया है? तो राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक को, जो राजस्व का निरीक्षक करता है उसको राजस्व अधिकारी नहीं माना गया है। इन लोगों को राजस्व अधिकारी माना गया है, कलेक्टर को, बंदोबस्त अधिकारी को, भू लेख अधीक्षक को। लेकिन जो राजस्व निरीक्षक होते हैं, जो राजस्व देखते हैं मीन्स की जो पैसा रुपया देखते हैं, इनको यहाँ पे नहीं माना गया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आप मिलाते रहिए कि किस प्रकार के, किस अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2020 का एग्जामिनेशन कराया गया था। 7 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भू राजस्व की धारा 2C में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। अब कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 जुलाई से यहाँ पे कृषि वर्ष प्रारंभ हो जाता है अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ भू राजस्व एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था की गई है? तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। धारा 144 के अंतर्गत इस बात को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भू जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण करने द्वारा किया जाएगा। अब किस प्रकार से किया जाएगा? 9 का जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे कलेक्टर की बात की जाती है, ये कलेक्टर के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा भू राजस्व के बारे में। अगर हम भू राजस्व की बात करते हो तो उसको कलेक्टर ही देखते हैं। जब कलेक्टर हम बात करते हैं तो वो जो लैंड से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उनसे डील करते हैं। जब हम डीएम की बात करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन से, अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कार्य से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 मीन्स की जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम है, जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है 1915 के अंतर्गत, आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा
किसे माना जाएगा और किसे घोषित करने की शक्ति है, किसके पास शक्ति है कि कौन देसी मदिरा है और कौन विदेशी मदिरा है। तो दोस्तों ये किसी के पास पावर नहीं होता, ये राज्य सरकार के पावर होता है कि राज्य सरकार डिसाइड करे कि किसको हम देसी मदिरा के रूप में हम देखते हैं और किसको विदेशी मदिरा के रूप में हम लोग देखते हैं। मीन्स कि इंग्लिश वाइन और देसी मदिरा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। दोस्तों अभी इस सेशन के जस्ट बाद आपको ये छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का एक्ट भी, इसका भी एमसीक्यू आपको लगभग 100 एमसीक्यू अभी इसके बाद ही मिलने वाला है, तो आप उसको देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ताड़ी। अब ताड़ी के अंतर्गत क्या आता है, ताड़ी किसको कहते हैं, तो ताड़ी का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा, किसी भी प्रकार के ताड़ से पेड़ से निकाला गया किण्वत रस। मीन्स कि किण्वत रस और अकिण्वत रस के बारे में बात कर रहा है कि किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया जो रस होता है या तो किण्वत रस होता है या तो अकिण्वत रस होता है। मीन्स कि जो किण्वत, अब यहाँ पे अब मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ कि किण्वत किसको कहा जाता है और किण्वत किसको कहा जाता है। ये वहाँ के छत्तीसगढ़ के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि किण्वत किसको कहा जाता है और अकिण्वत किसको कहा जाता है। तो बस आप ताड़ी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि किण्वत रस क्या होता है, अकिण्वत रस क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर बात करता है ताड़ी से रिलेटेड, जो ताड़ के पाल्म ट्री से हम लोग निकालते हैं उसी ताड़ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कतिपय अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड का प्रावधान है। किसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, तो इसके अंतर्गत किसी को भी प्रावधान नहीं किया, इस पे स्टार लगाया गया है लोक सेवा छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा, और इसका आंसर उन्होंने मार्क नहीं किया, इस क्वेश्चन को उन्होंने हटा दिया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम भी मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टार लगा। अभी जब हम आंसर शो आपको करेंगे तो उसमें दिखा देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। जो आंसर नहीं बताएगा उस आंसर को हम नहीं बताएंगे, जो आंसर बताएगा उस आंसर को हम आपके सामने मार्क करेंगे। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 संबंधित है। अब इसका धारा जो 66 है वो किससे संबंधित है, तो वो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में यहाँ पे संबंधित है, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। धारा 138 मीन्स की जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है और उसका धारा 138 1881 का अपराध कब समनीय है, कौन सा ऐसा मामला है जिसमें समनीय हो जाता है, तो चेक कि किसी भी राशि के लिए हो सकता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो हम लोग मानते हैं कि हमारा एनआई एक्ट हो गया, मीन्स कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा हो गया, और उसी जैसे ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा कंडक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम चेक बाउंस का यहाँ पे मुकदमा लगवाते हैं कि हमारा चेक इन्होंने क्या दिया, हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया, हमारा चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक प्राकर में लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित है, तो यहाँ पे 15 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 6 के एक स्मॉल ए का स्पष्टीकरण के बारे में ये बात बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, तो 16 में यहाँ पे बात कर रहा है पराकर में लिखित मीन्स की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा है। अब इसमें जो सजा की बात की जा रही है, कितना सजा है, तो यहाँ पे जो आप सजा याद करके रखेंगे 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि का 2 गुना तक का जुर्माना है। जितना चेक का राशि होगा उसके 2 गुना तक का यहाँ पे आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और साथ साथ 2 वर्ष का कारावास के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। यहाँ पे पराक्रम लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है। अब विनिमय पत्र क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भागत हेतु निशर्त आदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे विनिमय पत्र के नाम से हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं और इसी को विनिमय पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट परिभाषित। अब किस धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट को परिभाषित किया गया, इस पे भी बहुत बड़ा स्टार लगाया गया है लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा, तो हम इसका भी स्टार लगा कर छोड़ देते हैं, इस पर भी मैं बहस नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 19 की हम बात करते हैं। यहाँ पे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है, तो किसके लिए लाया जा सकता है, कौन ला सकता है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 19 का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, और इस करेक्ट आंसर में बेदखली से 6 माह के भीतर वाद लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में किसी लिखत को भागतः रद्द किया जा सकने का प्रावधान किया गया, तो 20 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। धारा 32 के अंतर्गत ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। धारा अध्याय 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन की गई घोषणा बंधनकारी है। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरयुक्त ए और बी दोनों होगा। ए वाले में बाद के पक्षकार पर और बी वाले में पक्षकारों के माध्यम से
के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के ऊपर ये दोनों के बारे में बात करा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिसमें आदेश नाम मंजूर किया जा सकता है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। धारा 41 के अंतर्गत ये बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? अब सभी लोगों को पता है कि लूट के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। धारा 393 मीन्स कि सेक्शन नंबर 393 में ये डिफाइन किया गया। इसका करेक्ट आंसर बी मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जा रहा है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका साथियों सी वाला हो जाएगा। धारा 82 हो जाएगा और इसको डॉली इन कैपेक्स कहा जाता है। और 7 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे के बच्चे को डॉली कैपेक्स कहा जाता है, जो कि सेक्शन नंबर 83 में डिफाइन किया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पे भारतीय दंड संहिता कि निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है? अब कौन क्रिमिनल फोर्स से संबंधित है? अब 25 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। इसमें 50 में 300 सेक्शन नंबर 350 में क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोट अथवा बैंक नोट के कूटकरण के अपराध से संबंधित है? अब कूटकरण और क्या कहते हैं बैंक नोट को कूटकरण करने के अपराध से कौन संबंधित है? तो 26 का दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ए वाला होगा। धारा 489 ए 498 नहीं है, 489 ए है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। 489 ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध कर लेता है। पुलिस अधिकारी दोषी होगा। वो किस प्रकार का दोषी होगा? तो 27 का करेक्ट आंसर सी होगा। वो सदोष परिरोध के लिए वहाँ पे दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो 354 में इस तरह की बातें की जाती है। और 28 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 354 ए के अंतर्गत इस तरह की बातें की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का अपराध को दंडित किया गया है? तो सभी लोगों को पता है कि 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। 376 डी के अंतर्गत इस प्रकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवादों के बारे में बताया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने मार्क किया है 9 ठो अपवाद, लेकिन वैसे ओरिजिनली इसमें 10 ठो अपवाद है। तो जो इन्होंने मार्क किया है उसको भी आप देख लीजिएगा और आप बेयर एक्ट खोल करके भी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्या वाकई में लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे 9 अपवाद हैं, जो कि सेक्शन नंबर 499 आईपीसी के अंदर बताएगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे 10 अपवादों के बारे में बताया गया और मेरे अनुसार आंसर यहाँ पे डी होगा और इनके अनुसार लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा इनका आंसर सी होगा। 9 अपवाद के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पास भी बेयर एक्ट होगा, हमारे पास भी बेयर एक्ट है और लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के पास भी बेयर एक्ट होगा। उसी बेयर एक्ट से सभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड से संबंधित है? तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 31 का सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की साथियों यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्टि के अपराध के दंड से संबंधित है? तो जो रिष्टि के अपराध से दंड से संबंधित है तो 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ए वाला होगा। धारा 426 के अंतर्गत रिष्टि आदमी कर सकता है, तो 32 का करेक्ट आंसर ए वाला होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 वाला। तो 33 वाले में बात कर रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए वाला करेक्ट आंसर है। धारा 5 के अंतर्गत इसके बारे में बात बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वो दान क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार का अगर कोई भी दान होता है तो वो दान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, अगर उसके पाने से पहले ही वो खत्म मर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ पे 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अंतरण पट्टे द्वारा हुआ हो, अगर अंतरण जो होता है, जो ट्रांसफर होता है, अगर पट्टा के द्वारा किया जाता है तब वहाँ पे लागू नहीं होगी। उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? तो 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। वाद का
संधिपूर्ण होना, मीन्स कि वाद का अगर दुर्भी संधि है उसमें, तो इसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? अनुयोज्य दावा नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछा, मीन्स कि एक्शनेबल क्लेम नहीं है। अब किसको एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे, तो इस पर भी इन्होंने स्टार लगा के रखा है, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कहेंगे। एक्शनेबल क्लेम किसको माना जाता है? वैसे आप एक्शनेबल क्लेम पढ़ना चाहते हैं तो 130 से लेकर के 137 तक आप टीपी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपबंधित नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? 38 का करेक्ट आंसर ए होगा, 3 वर्ष के भीतर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं, विदेशी पूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने का परिसीमा है, तो ये किसके पास है? तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा, 1 वर्ष का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं, परिसीमन अवधि प्रारंभ होती है, ये परिसीमन अवधि जो होती है प्रारंभ होती है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से किसी भी टाइम में जो हमारा लिमिटेशन पीरियड होता है वो प्रारंभ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, धारा 17 परिसीमन अधिनियम के दायरे में आता है। 41 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, कपट, त्रुटि और छुपाना, ये सभी के सभी क्या होता है? ये सभी लिमिटेशन पीरियड के दायरे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं, परिसीमन अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव का उपबंध करती है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, धारा 21 के अंतर्गत इसके बारे में बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है? मीन्स की सब एजेंट को परिभाषित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, धारा 191 के बारे में ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति कैसी होगी? जो धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई भी करार किया जा रहा है तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति मानी जाएगी? तो ये शून्य प्रकार की प्रकृति मानी जाएगी, जो अगर धारा 20 के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फॉल कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है? अब किसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया? तो धारा 124 के अंतर्गत ये क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात हम यहाँ पे साथियों करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा करार शून्य है? अब 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो इसका जो प्रतिफल होगा क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तरण है, यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका करेक्ट आंसर सी होगा, धारा 128 के अंतर्गत इसके बारे में बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं, 48 में बात करते हैं, भाड़ा नियंत्रण अभिन्न श्रेणी का होगा। अब किस श्रेणी का जो भाड़ा नियंत्रण होगा? तो 48 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, डिप्टी कलेक्टर से ये होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी किराएदार को प्राप्त अधिकार प्रावधान है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर कुछ नहीं होगा, इस पर भी स्टार लगा है, तो इस प्रकार से हम स्टार लगा देंगे। आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा होगा कि आपने जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, कहीं ना कहीं आपको 5, 4, 5, 8, 10 और 2019 में तो 12 क्वेश्चन को इन्होंने गलत मार्क किया था, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा गलत किया गया था, वो भी चीज़ मैंने आपको दिखाया। तो इसमें गलतियां ज़्यादा आ रही हैं प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्न में से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रम को परिभाषित करती है? जो आदतन व्यतिक्रम करते हैं, जो हमेशा डिफॉल्ट करते हैं, तो ये बात करती है धारा 2 सब क्लास 4 के अंतर्गत इसके बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं, रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 मीन्स की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है? अब किसका रजिस्ट्रीकृत करना अनिवार्य है? तो डी का करेक्ट आंसर होगा, अस्थावर संपत्ति का जो दान किया जाता है उसके रजिस्ट्रीकरण के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करती है। अब ये क्या प्रदान करती है? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दस्तावेज जिसका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना आवश्यक है, उसी के बारे में ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 53 बात करता है, विबंधन क्या है? अब विबंधन हम किसको कहते हैं? तो इसका भी इन्होंने मार्क नहीं किया, इन्होंने स्टार लगाया, तो हमने भी एज यूजुअल स्टार लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं, उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज से संबंधित है। तो 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा 54 का, ये बी वाला इन्होंने मार्क किया, न्यायालय इसके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। मीन्स की जो 30 वर्ष पुराना जो हमारा ये ट्रांसफर वो क्या कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नांकित में से क्या शामिल नहीं है? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 55 का करेक्ट आंसर बी यहाँ पे होगा, आशय के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत लोक सेवक को शासकीय विश्वास में
दी गई सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और धारा 124 में इस प्रकार की बातों को किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, धारा 23 के अंतर्गत इसके बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि ये 58 का करेक्ट आंसर आपका 5 वर्ष होता है। अगर हम रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक जो ना हो वो 30 वर्ष तक का उसमें प्रिजम्पशन होता है। अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा, और इलेक्ट्रॉनिक की बात करता है तो यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला इसका जो द्वितीयक साक्ष्य है धारा 62 में ये परिभाषित नहीं किया गया। विशेषज्ञों की राय 45 में है, सूचक प्रश्न 141 में है, और साक्षियों की संख्या धारा 134 में ये बारे में बताया गया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि साक्षियों की संख्या कितनी होगी। ये यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि साक्ष्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों रेस जेस्टे के बारे में अब सभी लोगों को पता होगा कि धारा 6 के अंतर्गत रेस जेस्टे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, अन्यत्र उपस्थिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 को हम देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। अब किस चीजों को उल्लेख नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं उसके बारे में लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, प्राइवेट दस्तावेज क्या है, किसको हम लोग प्राइवेट दस्तावेज कहते हैं। तो प्राइवेट दस्तावेज जो होता है वो बी वाला है, गोपनीय दस्तावेज को हम लोग दोस्तों प्राइवेट दस्तावेज के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया। 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज को हम लोग क्या मानेंगे, प्राइवेट दस्तावेज मानेंगे, डी वाला इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है। तो 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा, विवेचन के दौरान, जब विवेचना प्रारंभ किया जाता है तो उसी के दौरान उसके बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा की ... धारा में उपबंधित किया गया। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, 225 से लेकर के 237 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, वह कौन सी अभिकथन अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। तो जो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा 65 का वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 दिन से अधिक वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं, यद्यपि अपराध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। तो जो 66 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, 1 वर्ष के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका करेक्ट आंसर हो सकता है बी वाला, यहाँ पे सेक्शन नंबर 139 के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथनकर्ता द्वारा हस्तांतरित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 161 के बारे में ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, उस पुलिस अधिकारी को जो मामले का विवेचन कर रहा था उसी को यहाँ पे साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं, न्यायाधीशों एवं लोक सेवक का अभियोजन में उपबंध है। अब ये कहाँ पे किया गया, 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन दोनों लोगों के बारे में उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करते हैं, मीन्स की 71 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत। 71 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, धारा 315 के अंतर्गत वो उसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन सशक्त कर सकता है। तो 72 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। जो 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा 73 का वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, धारा 261 के अंतर्गत ये बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ित के उपचार हेतु
उपधारा अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा जोड़ा गया। तो 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा, धारा 357C यहाँ पे जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, अपराध के कौन से 2 आवश्यक तत्व होते हैं? तो यहाँ पे 75 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे इन्होंने स्टार लगाया है तो हमने भी स्टार लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं, यहाँ पे अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? 76 का जो करेक्ट आंसर है सी होना चाहिए, वयस्क या अवयस्क होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य अंग है? 77 का जो आपका करेक्ट आंसर है 77 का, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा, न्यायिक समीक्षा के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किस हित के अधीन है? तो जो 78 का आपका करेक्ट आंसर होगा 78 नंबर का, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे निम्नांकित में से किसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? तो 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सप्तम जो हमारा है वही हमको देता है, यहाँ पे नियुक्त करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं, नए प्रदेश के सृजन एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण का अधिकार ... किसमें निहित है? तो 81 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए में है, वो संसद के द्वारा ही यहाँ पे किया जा सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 82 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ये 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 83 नंबर का देखिए क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार ... है, जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों यहाँ पे वो अब क्या हो गया है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मूल अधिकार ना होकर के अब वो विधिक अधिकार हो गया, और ये कहाँ चला गया? 300 कैपिटल ए के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। हम यहाँ पे भारत का संविधान मीन्स की भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन नहीं है? तो 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है। अब 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बुलाने का काम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, और ज्वाइंट सीटिंग की जो बात की जाती है ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सीटिंग करवाया जाता है। तो इससे रिलेटेड सभी फैक्ट को आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? तो 87 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के भी जज को हटाने के लिए और हाई कोर्ट के भी जज को हटाने के लिए दोनों की प्रक्रिया 124 सब क्लास 4 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। 352 में किस प्रकार के बारे में निहित किया गया? तो सी, आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में 352 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाले प्राधिकारी कौन होते हैं? तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये यहाँ पे डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत संघ जो होता है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, 90 की, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। यह अंतर्निहित है, ये कहाँ पे बताया गया? तो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विधि का सारवान प्रश्न अगर होता है यहाँ पे तब उसको अपील किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं, मिथ्या या तंग करने वाले दावे एवं प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर इन्होंने माना है, और 3000 रुपये यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय के पूर्व कुर्की का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो 92 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, आदेश 38 और नियम 5 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में उपबंधित है। अब आदेश 5 में क्या उपबंधित किया गया? 93 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा,
समनों का निकाला जाना और उनकी तामील के बारे में बताया जाए। जो समन निकाला जाता है और उसका जो तामील किया जा रहा है उसी के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत अभिवचन का संशोधन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 94 का इनके द्वारा कोई आंसर नहीं मार्क किया गया, स्टार लगाया गया, तो हमने भी स्टार लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के भाग की कुर्की अधिकतम अवधि के लिए किया जा सकता है। तो जो आपका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 माह तक ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। प्रारंभिक डिग्री की जा सकती है। प्रारंभिक डिग्री क्या की जा सकती है? तो 96 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सभी बंटवारे के बाद में प्रारंभिक डिग्री दिया जा सकता है। कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के लिए प्रारंभिक डिग्री दिया जा सकता है, मीन्स की प्रिलिमिनरी डिग्री दिया जा सकता है। और साझेदारी के बाद में प्रिलिमिनरी डिग्री दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। किसी आदेश की अवज्ञा या उसको भंग करने पर सिविल कारागार में ... से अनरक्षित अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। 97 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका भी कुछ आंसर इन्होंने नहीं बताया है और इस पे स्टार लगाया। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। लोकपूर्त के वाद के लिए उपबंधित किया गया। 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया गया है। बी वाले में देखिए क्या दे रहा है, धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। यहाँ पे जहाँ किसी पक्षकार की मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने के पूर्व होता है, तो 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे भी उन्होंने स्टार लगाया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर की मैं किस प्रकार से उन्होंने स्टार लगाया। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है 2020 के पेपर का। कोई पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं कर सकता? तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा। तो लास्ट जो 100 है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 14 दिन के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे एज ए प्रूफ। देखिए यहाँ पे स्टार क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 53 में इन्होंने स्टार लगाया है। क्वेश्चन नंबर 94 में इन्होंने स्टार लगाया है। क्वेश्चन नंबर 97 में इन्होंने स्टार लगाया है। 37 में इन्होंने स्टार लगाया, 18 में इन्होंने स्टार लगाया, 12 में इन्होंने स्टार लगाया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार लगा था उसको मैंने नहीं बताया और लिखा आयोग द्वारा प्रश्न गलत माना गया है। यहाँ पे नोट करके लिखा भी आयोग के द्वारा ये प्रश्न को गलत माना गया। जब आयोग के द्वारा इस प्रकार से प्रश्न को गलत माना जा रहा है तो हम क्यों उस प्रश्न पे हम विवाद खड़ा करने जाए कि नहीं ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। दोस्तों आप लोग खुद लोग समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अभी आपके लिए एक्साइज एक्ट का नया वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इस वीडियो के अपडेट होने के 3-4 घंटे बाद आपको एक्साइज एक्ट का भी आपको 100 क्वेश्चन का MCQ आसानी से मिल जाएगा। आप उसको भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको वॉच करेंगे। दोस्तों इस चैनल पे इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड। जैसे अभी बिहार जुडिशरी का वैकेंसी आया उससे रिलेटेड मैं अपडेट लेकर के आ रहा हूँ। उससे रिलेटेड मैं अब GS का भी पेपर सॉल्व कराऊंगा और साथ साथ जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है बिहार जुडिशरी का उसको भी मैं सॉल्व कराने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।